हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिडेक्टिव पर्सनालिटी रेक को। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि किसी भी फीमेल को तारीफ या अपनी एप्रिसिएशन को सुनना कभी भी ज़्यादा नहीं लगता है। खैर, तो फीमेल्स को अटेंशन चाहिए होती है, और जबकि आदमी अक्सर अपने ही कामों में लगे रहते हैं, बिल्कुल अनजान और अनरिस्पॉन्सिव। तो रेक फीमेल्स की फैंटेसी फिगर है, और जब रेक किसी लड़की को चाहता है तो उसके लिए दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुंच जाता है। वो थोड़ा डिसऑनेस्ट होता है, और ये बात उसकी अपील को सिर्फ बढ़ाती ही है। जहां और दूसरे नॉर्मल आदमी बहुत कॉशियसली स्टेप रखते हैं या काम करते हैं, वहीं रेक सभी रिस्ट्रिक्शन से आजाद होता है, और वो सिर्फ अपनी लेजी लव का ही स्लेव होता है। और फीमेल्स क्यों उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं, तो इस बात का एक खास रीजन है, और वो ये कि फीमेल्स की कमजोरी होते हैं वर्ड्स, और रेक सिडक्टिव लैंग्वेज का मास्टर होता है। खैर, तो रेक को देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो लुई 14 के आखिरी कुछ दिन अच्छे नहीं थे। जैसा कि आपको याद ही होगा, 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 41 और लॉ नंबर 43 में इनकी जनरेशन की कहानी को बताया है। तो लुई 14 के इन्हीं ग्लूमी दिनों में एक नई नॉवेल्टी का इंतज़ार हो रहा था, और फिर उन्हीं दिनों 1710 में एक 15 साल के लड़के का अराइवल हुआ, जो कि बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग था, और फीमेल्स पर उसका खास असर होता था, और उसका नाम था फ्रांसेक। फ्रांसेक फ्यूचर में रिशेल्यू का होने वाला ड्यूक था, और ये फ्यूचर ड्यूक थोड़ा बिगड़ैल पर हाजिर जवाब था। मतलब उसका ह्यूमर काफी अच्छा था। लेडीज अक्सर उससे एक खिलौने की तरह खेला करती थी, पर वो बदले में उनके लिप्स पर उनको किस कर दिया करता था। और उसकी यही हरकतें देखकर लुई 14 ने उसको वहां से दूर बेस्टिल भेज देने का फैसला किया। पर वो फीमेल्स जिनको कि वो बहुत चार्मिंग लगता था, जब उनको इस बात का पता चला तो वो उसको बहुत मिस करने लगी, और फिर बाद में इन्हीं लेडीज ने लुई 14 से प्लीड किया कि फ्रांसेक को बेस्टिल से वापस बुला लिया जाए। और ऐसा होने पर लुई 14 ने फ्रांसेक का बेस्टिल में स्टे को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। खैर, तो अब कुछ सालों के बाद मदामोजेल दी वैलुआ अपनी एक बूढ़ी केयरटेकर के साथ पेरिस के एक पार्क में घूम रही थी, जो कि कभी भी डी वैलुआ को अकेला नहीं छोड़ती थी। एक्चुअली जी वैलुआ का फादर, जो कि ड्यूक दे ऑर्लिन्स था, वो अपनी डॉटर की सेफ्टी को लेकर पूरा डिटरमिन था। वो नहीं चाहता था कि शादी हो जाने तक जी वैलुआ की जान पहचान कोर्ट्स के किसी भी आदमी से बढ़े। इसलिए उसने उस बूढ़ी केयरटेकर को जी वैलुआ के साथ रख दिया था, जो कि एक स्मार्ट पर कड़क मिजाज औरत थी। खैर, तो उसी दिन पार्क में घूमते हुए उसे एक यंग आदमी दिखाई दिया, जिससे नजरें मिलते ही जी वैलुआ के दिल में जैसे आग लग गई। हालांकि उसकी नजरें सिर्फ चलते चलते ही मिली थी, पर उसकी आंखों की इंटेंसिटी बहुत क्लियर थी। और उस यंग आदमी का नाम उसी बूढ़ी केयरटेकर ने खुद ही जी वैलुआ को बताया कि ये वही फेमस हार्ट ब्रेकर सीड्यूसर ड्यूक दे रिशेल्यू है, और इससे हर कीमत पर बच के रहना चाहिए। मतलब कि ये फ्रांसेक था, जो कि अब ड्यूक दे रिशेल्यू बन गया था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो बूढ़ी केयरटेकर जी वैलुआ को दूसरे पार्क में लेकर गई, और इस बार रिशेल्यू से उसकी नजरें फिर से मिली। हालांकि रिशेल्यू इस बार एक भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए था, पर जी वैलुआ को उसकी आंखों का जादू अभी भी याद था, और जी वैलुआ ने भी इस बार आंखों से आंखें मिलाकर
उससे जैसे कम्युनिकेट जैसा किया, और ऐसा करने पर उसकी लाइफ में मानो एक्साइटमेंट आ गई, क्योंकि उसके फादर की स्ट्रिक्टनेस की वजह से कोई भी कूचियर उसके पास आने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन अब एक नोटोरियस कूचियर कोर्ट्स की बाकी सभी लड़कियों को छोड़कर उसे फॉलो कर रहा था। क्या थ्रिलिंग बात थी। और इसके बाद जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे को खूबसूरती से लिखे हुए नोट्स पहुंचाने लगे। शुरुआत में तो जी वेलुआ थोड़ी डरी हुई थी, पर जल्दी ही वो नोट्स, उन लेटर्स का बेचैनी से इंतजार करने लगी। और फिर इसी तरह एक दिन रिशेल्यू ने उसको नोट्स भेजा कि अगर वो उसके साथ एक रात गुजारेगी तो वो सारा इंतजाम करने के लिए तैयार है। जी वेलुआ के लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल और बोल्ड स्टेप था, मगर उसने इस बात के लिए मना नहीं किया। तो मैडेमोज़ेल द वेलुआ की एक चेम्बर मेड थी, एंजेलिक, जो कि वेलुआ के बेडरूम का ख्याल रखती थी और सोने से पहले उसकी नाइट ड्रेस वगैरह का इंतजाम करके उसके साथ वाले कमरे में ही सो जाती थी। तो एक दिन जब वो बूढ़ी केयरटेकर कुछ निटिंग कर रही थी, तो वेलुआ ने अपनी बुक की साइड से देखा कि एंजेलिक उसके बेडरूम में नाइट ड्रेस लेकर जा रही है। पर एंजेलिक ने अचानक से मुड़कर वेलुआ को देखा और मुस्कुराई। वेलुआ की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वो एंजेलिक नहीं, रिशेल्यू था। और इस पर वेलुआ नर्वसनेस से चौंकने ही वाली थी कि उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि थोड़ी भी घबराहट दिखाने पर क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती है तो उसकी भी रिशेल्यू से नोट्स एक्सचेंज करने वाली बातें खुल जाएंगी। और ऐसा सोचकर उसने उस यंग ड्यूक से उसके इस रिडिकुलस डेंजरस मूव के बारे में बात करने के लिए मन बनाया। तो अब जी वेलुआ अपनी बूढ़ी केयरटेकर को गुड नाइट कहकर उठी और ऊपर गई। पर जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंची तो उसकी प्लान की हुई सभी बातें यूजलेस ही साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वो रीजनिंग के लिए रिशेल्यू के पास पहुंची, रिशेल्यू ने उन्हीं नजरों और उसको अपनी बाहों में लेकर उसकी बातों का जवाब दिया। वो ऐसी कंडीशन में थी, ना तो वो उसको जोर से कुछ कह सकती थी और ना ही उसकी दिल की धड़कनें धीरे हो पा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जैसे कि वो कहीं खो गई थी। और इस टाइम वो बहुत थ्रिल थी, क्योंकि इस शाम से पहले उसकी क्या जिंदगी थी, वही सेम और बोर्ड। पर आज कोर्ट का सबसे नोटोरियस कूचियर उसके साथ था। तो इधर वो केयरटेकर अपनी निटिंग में बिजी थी और ड्यूक अपनी रिचुअल्स को इनिशिएट कर रहा था। खैर, तो कुछ महीनों के बाद जी वेलुआ के फादर को शक हो गया कि रिशेल्यू ने वेलुआ को अपनी बातों में उलझा लिया है, इसलिए उसने उस बूढ़ी केयरटेकर को नौकरी से निकाल दिया और प्रिकॉशंस को डबल कर दिया। पर डी ऑर्लिन्स को यह नहीं पता था कि रिशेल्यू को उसके ये स्टेप्स चैलेंज की तरह लगेंगे और रिशेल्यू को चैलेंजेस बहुत ही पसंद आते हैं। और फिर जी वेलुआ पर बंदिशें लग जाने की वजह से रिशेल्यू ने उनके घर के पड़ोस वाले ही घर को एक दूसरे नाम से खरीद लिया और फिर अपने घर से लेकर डी ऑर्लिन्स की घर की किचन तक एक टनल खोद डाली, जो कि उनकी किचन की कबर्ड के जस्ट पीछे ही जाकर खुलती थी। और फिर अगले कुछ महीनों तक जी वेलुआ और रिशेल्यू ने इसी टनल की मदद से अपना मिलना जारी रखा। खैर, तो पूरे पेरिस में रिशेल्यू के किस्से मशहूर थे कि खूबसूरत फीमेल्स उसकी कमजोरी है और कैसे वो सभी खूबसूरत फीमेल्स पर अपना जादू चलाता है। फीमेल्स में रिशेल्यू का अट्रैक्शन पाने के लिए एक कंपटीशन हुआ करता था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था
कि अगर ऋषिलु ने तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की है तो जरूर तुम में कोई कमी है। तो आगे रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि रेक एक बहुत ही सिंपल लेसन हमें सिखाता है, और वो ये कि इंटेंस डिजायर फीमेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और ये भी कि ये बात भी सच है कि फीमेल्स की ये फैंटेसी होती है एक ऐसे आदमी से मिलना जो कि उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो, जो उसके लिए ही जीता हो, फिर वो भले ही चाहे ऐसा थोड़े ही टाइम के लिए क्यों ना हो। और आगे रॉबर्ट्स बताते हैं कि अगर तुम एक रेक हो तो तुम्हें उस फीमेल के साथ उस लम्हे में खो जाना है जो कि पूरी तरह एक सेंशुअल मोमेंट है, जहां की बीता हुआ टाइम और आने वाला पल कोई मायने नहीं रखते। और फिर यह भी बताया है कि एज अ रेक तुम्हें कुछ बातों के लिए जाना जाना चाहिए। पहला, वुमेन्स के बीच तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस। दूसरा, उनके लिए तुम्हारी अनकंट्रोलेबल डिवोशन। तीसरा, तुम्हारा थोड़ा रिबेलियस होना। और चौथा, सरफेस पर बहुत पोलाइट और सिविल होना, और सबको यह भी पता होना कि तुम अंदर से बहुत नटखट हो, जिसे कि सुधारा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये आर्ट ऑफ सिडक्शन आपको पसंद और समझ में आ रही होगी। और अगर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब और कमेंट भी लिख सकते हैं। और फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।